नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम हमारे संवाददाताओं और मेहमानों के साथ करेंगे। और आज की जो खास चर्चा होगी वो ये कि बीजेपी को मिल रहे हैं कैप्टन पंजाब में, तो क्या इससे पंजाब में बीजेपी एक मजबूत दावेदार बनेगी? आपके सामने इस पर करेंगे खास चर्चा। और भी कई अहम सवाल जवाब हैं, और ख़ास तौर पर आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा जो है वो एक नया इतिहास रचने वाला है, और साथ ही एक इतिहास जम्मू कश्मीर में भी रचा जा रहा है, जहां करीब 3 दशक के बाद सिनेमा हॉल फिर से खुल रहे हैं। तो होंगे कई और अहम सवाल और जवाब भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो रही हैं शामिल। रविवार को राष्ट्रपति ने दिवंगत महारानी के पार्थिव शरीर का किया था अंतिम दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के कई नेता अंतिम संस्कार में रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र दौरे पर आज करेंगे अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों मंत्री परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का किया था गठन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उम्दा परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे स्वच्छता स्टार्टअप्स चैलेंज की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ये चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के जरिए उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को देगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री ऐसे 30 स्टार्टअप से करेंगे मुलाकात। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और आज का हमारा जो पहला एजेंडा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नया इतिहास लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र रचने जा रहा है इतिहास। और ये किस मायने में इतिहास रचने जा रहा है कि आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाया गया है, बल्कि उठाने जा रहा है विधानसभा, क्योंकि विधानसभा के मॉनसून सत्र का एक दिन महिला सदस्यों के नाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बारे में ऐलान किया है, और देश में पहली बार यूपी विधानसभा का जो एक दिन है वो पूरी तरह से महिला सदस्यों के नाम होने जा रहा है। और वो दिन कौन सा होगा वो हम बता रहे हैं आपको। सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में 22 सितंबर का जो दिन है उसे दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। आज यानी आज 19 सितंबर है, आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, और इससे पहले कल ही सीएम ने इस बारे में घोषणा की थी। तो 22 सितंबर का जो दिन है उस दिन महिलाएं ही संभालेंगी चेयर, सदन की महिला नेता ही देंगी समाधान। एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ विपक्षी सपा की तरफ से विधानसभा चलो रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। राज्य में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल जारी है, यानी कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कार्यक्रम उन्होंने बनाया है।
और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा में अपनी बातें ना रख करके विपक्ष सड़क पर क्यों है, ये सवाल उठता है। लेकिन हम इस पर बात करें अपने संवाददाता से, उससे पहले जो हमने आपको बताया कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया था, पहले उसे सुन लेते हैं। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी, परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। और उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। तो ये विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे इस बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। पहले बात आधी आबादी के सशक्तिकरण की। रामेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है, हमने देखा है हाल के दिनों में, चाहे 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में जो फैसला लिया गया स्कूलों को खोले रखने का, सारे कार्यालयों को खोले रखने का, और अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ये नया इतिहास रचने जा रहा है। 22 सितंबर को क्या खास होने वाला है? विधानसभा का नज़ारा उस दिन कैसा रहेगा रामेंद्र? देखिए लालचंद, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को सत्ता दी है तो जाहिर है कि नए इतिहास बनाने के लिए दी है, अन्यथा तो सत्ताएं चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो जब किसी अलग व्यक्ति को सत्ता दी जाती है तो उससे उम्मीद भी ज्यादा होती है। और योगी सरकार जिस दिन पहले दिन आई थी उस दिन से ही महिलाओं के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जो महिलाएं सड़क पर निकलना दूभर था, उनको सड़क पर रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक आने में कोई दिक्कत न हो, इस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया गया, कानून व्यवस्था को सुधारा गया। जो आज 22 तारीख को सदन में दिया जा रहा है वक्त, वो इसी के अगली कड़ी का हिस्सा है। यानी वहां से चल करके सफर सदन तक आ गया। और महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाएं कैसे आगे बढ़े, महिलाओं के लिए क्या रोजगार योजनाएं बनाई जाएं, महिलाओं को कैसे सरकार की तरफ से लाभ मिले, इस पर सदन में चर्चा होगी। यानी उस कड़ी से जहां से सफर शुरू किया था यहां तक आ गए। और 22 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है, महिला के लिए भी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी, देश की महिलाओं के लिए भी। और ये एक दिशा निर्देश भी है कि दूसरी विधानमंडल सत्र, दूसरे जो प्रदेश हैं वो भी इसका अनुसरण कर सकते हैं कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, सरकार में कैसे उनके दायित्व की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, ये कर सकते हैं दूसरे प्रदेशों के लिए। ये एक संदेश है लालचंद जी। मैं आपके पास विपक्ष वाले मामले पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वहां पर दोबारा सत्ता हासिल हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, और ख़ासतौर पर कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए जो बेहतर माहौल बना वो एक बड़ा फैक्टर था। ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़हन में ये बात है और वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में और कुछ करना चाह रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। लालचंद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी लोग ये आकलन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा नुकसान होगा, तब मुख्यमंत्री योगी आश्वस्त थे। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पर जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरह महिलाओं को बाहर निकलने के लिए, लड़कियों को शिक्षा में जाने के लिए जिस तरीके से लड़के वहाँ के लोकल के लोग डिस्टर्ब करते थे, कुछ एक समुदाय विशेष के लोग भी थे जिनका जिक्र बार बार आ रहा था, तो उसको जिस तरीके से सुरक्षा दी। एक बेटी से उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके साथ है, ये संदेश देकर वहां आए थे। और महिलाओं के लिए उनके मन में जगह है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो चाहते हैं कि सुरक्षित जीवन जिए। और जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, आप उठा के देखिए, महिलाओं को अलग से एलोकेट की जा रही है कि महिलाएं कैसे मजबूत होकर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था कानून व्यवस्था के नाम पर, द्वारा बनाई गई योजनाओं के नाम पर। तो उसका एडवांटेज उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, जो आगे बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और महिलाओं को सदन में अलग से भागीदारी बोलने का अवसर दिया जा रहा है। लालचंद जी, अब आते हैं विपक्ष की बात पर। जैसा आपने कहा कि यूपी विधानसभा जो इतिहास लिखने जा रहा है, इससे दूसरे राज्य, दूसरी विधानसभा भी
ऐसा कर सकते हैं, इसका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष सड़क पर क्यों है रामेंद्र? विपक्ष सड़क पर क्यों अपना कार्यक्रम करना चाहता है जब विधानसभा के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां अपनी बातें रख सकते हैं, जो चाहें वो बातें रख सकते हैं, पूरी आज़ादी है, तो सड़क पर क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने संवाद में कहा वो कहा है कि हम सपा से ये उम्मीद नहीं करते कि कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, और जिनको जो विधायक चुन के भेजे गए हैं वो सड़क पर लड़ने के लिए नहीं भेजे गए हैं। अगर सदन चल रहा तो सदन में उचित जगह पर अपनी बात रखने के लिए भेजे गए हैं। अगर विधायक पैदल मार्च कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, और एक रास्ता दिया था, पुलिस ने एक रास्ता दिया कि भाई सदन चल रहा है और इस रास्ते से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने वो रास्ता चुना जिससे पूरी विधानसभा डिस्टर्ब हो, वहां पुलिस ने रोका है। तो जब सदन में आपके पास अवसर है, सरकार आपकी बात सुनना चाहती, और सरकार के लिए तो अच्छा होता है कि विपक्ष बताए कि कहां कहां उससे कमियां छूट रही हैं, वहां उसको काम करने का अवसर मिलेंगे। तो जहां सदन में बोलने का अवसर है, जो जनता ने दिया, अगर उसका आप अनुपालन नहीं कर रहे हो तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए तो विपक्ष दोषी है, और उसको अब नए सिरे से अपने चीजों को बुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि कैसे काम करें। लेकिन एक बात जो आपने सीएम की बात बताई ना कि वो उम्मीद ही नहीं करते हैं सपा से कि वो इस तरह से शांतिपूर्ण काम करें। चलिए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी पार्टियां हैं वो लोकतंत्र में एक ढांचा है, अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़े थे। यूपी विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है 22 सितंबर को, उससे जुड़ी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। और आगे हम आज करने वाले हैं खास चर्चा, और वो खास चर्चा जैसे मैंने बताया था कि बीजेपी के हो रहे हैं कैप्टन, तो क्या पंजाब में बीजेपी का वजन बढ़ेगा? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन वक्त है अभी एक ब्रेक का। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम करने वाले हैं खास चर्चा, और वो जो चर्चा हो रही है वो इसलिए क्योंकि आज कैप्टन पूरी तरह से बीजेपी के हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी के होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये अब से कुछ देर में आप देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को औपचारिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्वाइन करने वाले हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। पंजाब में कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बनाई थी, अब उसका बीजेपी में हो रहा है विलय। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ दी थी उस समय कांग्रेस, और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कैप्टन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो क्या पंजाब में बीजेपी को कैप्टन के सहयोग से जमीनी कार्यकर्ता मिलने में मदद मिलेगी? फायदा होगा बीजेपी को? क्या वर्षों तक अकाली दल की जूनियर पार्टी रही बीजेपी को कांग्रेस के इन चेहरों का फायदा मिलेगा?
और ये भी सवाल कि क्या इससे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आने वाले वक्त में बीजेपी की मजबूत दावेदारी बनने वाली है क्या? इन्हीं सवालों को तलाशेंगे हम, और इन सवालों को तलाशने के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में हमारे पास दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। रमनीक सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत, और परविंदर सेठी जी हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अब शुरुआत करता हूं और सबसे पहले शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, कैप्टन से गठबंधन तो था, अब पूरी तरह कैप्टन बीजेपी के हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा शैलेंद्र भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि कैप्टन तो उनके सहयोग में थे ही, तो अब पार्टी में शामिल किया जा रहा है, प्लान क्या है भारतीय जनता पार्टी का? ये देखिए, एक बड़ा फर्क यह आएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बीजेपी में अपनी एक नई पारी की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर दरअसल राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी को मदद मिलेगी, और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर के लिए भी एक मौका होगा कि राज्य के जो मुद्दे हैं वो उठा सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी जोर शोर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है भगवंत मान की अगुवाई में, उसकी असफलताओं को जोर शोर से सामने रख रही है। तो ऐसे में इसमें मदद मिलने वाली है कैप्टन अमरिंदर के लिए भी। आप देखें कि जो जिन मुद्दों को पंजाब में उठाते रहे हैं, और बीजेपी के लिए जो अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जब कांग्रेस पार्टी से सत्ता गई थी और लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था पंजाब में, तब बहुत उम्मीदें थी, और अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की अपनी सीट नहीं बची चुनाव के बाद, जिस लोकसभा जो सीट उन्होंने छोड़ी थी, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठे हैं, तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और वो मजबूत विपक्ष कौन हो सकता है? निश्चित तौर पर बीजेपी उस स्पेस को भरने की ओर लगी हुई है, और उस रणनीति में ये फैसला बहुत अहम है कैप्टन अमरिंदर के बीजेपी में आने की। जो संकेत है, आज शाम इस एक औपचारिक ज्वाइनिंग की बात कही जा रही है 4:30 बजे के बाद। जी चलिए, लौटता हूं आपके पास, लेकिन मैं परविंदर जी के पास आकर के पूछूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी को कोई इससे चैलेंज मिलेगा, लेकिन उससे पहले रमनीक सिंह जी से उनका नजरिया ले लेता हूं। रमनीक सिंह जी, ये बताइए कि विधानसभा में जो अभी स्थिति है उसमें तो कैप्टन साहब भी कहीं नहीं है विधानसभा में। ऐसे में जो हमारे संवाददाता शैलेंद्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जाए, एक मजबूत चैलेंज दिया जाए। कैप्टन साहब आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, कुछ इससे नज़ारा बदलेगा? कुछ वहां पर पंजाब की राजनीति में आप देख पा रहे हैं कोई बदलाव हाल में दिखाई पड़ेगा? देखिए, क्या है कि आपने सवाल ठीक पूछा, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जायज है कि विधानसभा के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी की जितनी मौजूदगी नहीं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद, वो तो अगर उस प्रकार देखा जाए तो ऐसे तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, जितने विपक्ष के बड़े नेता थे वो सब इस चुनाव में हार गए हैं। बिल्कुल, पर बात यह है कि विधानसभा के अंदर विपक्ष होना एक चीज है, और जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर विपक्ष होना दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कवायद जो चल रही है 2024 के आम चुनाव, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव उनसे पहले, वहां पे भारतीय जनता पार्टी कंसोलिडेट करके अपने आप को अकाली दल और कांग्रेस पार्टी से बड़ा एक मजबूत दल, क्योंकि अकाली दल के जितने छिटके हुए ग्रुप हैं, जो हम फैक्शंस कहते हैं, वो भी, और कांग्रेस से नाराज नेता जो हैं वो भी निरंतर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक ऑल्टरनेट के रूप में बीजेपी उभर के आ रही है पंजाब में, पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वोटिंग में, कह लीजिए लोकतंत्र की जो प्रक्रिया उसके अंदर, वो 2024 के आम चुनाव में ही पता लग पाएगी कि जितनी कवायद मेहनत चल रही है उसका फल स्वरूप जो है वो किस प्रकार से बाहर निकल के आता है, और वो वोट शेयर क्या गेन करते हैं, और कितनी सीटों के ऊपर बीजेपी एक्चुअली इफेक्ट कर पाती है। पर अभी की जो स्थिति है उसमें क्या है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के जो अपेक्षाएं थी लोगों को, जो आकांक्षाएं थी लोगों की इस पार्टी से, वो पूरी कहीं नहीं हो रही है, और बार बार सिर्फ प्रचार के ऊपर, या आप ये कह लीजिए निर्भरता जो है एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर हुई चल रही है। जमीन के ऊपर अगर आप उतर के सड़क पे बात करेंगे तो सड़क के ऊपर खड़ा आदमी आज
आम आदमी पार्टी से जिन अपेक्षाओं के साथ जी, वोट दिया था बिल्कुल, वो खरे नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल। तो रमणीक जमीन के ऊपर काम करना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस हो, हाँ, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो। जी, लौटता हूँ आपके अगर पास। चैलेंज देना है 24 में तो जमीन पे काम करना जरूरी है। लौटता हूँ आपके पास। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जो लोकसभा का चुनाव 2024 का होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जाए। परविंदर जी, ये बताइए कि वहाँ पर तो काफ़ी मजबूत सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, अब ये ढांचा बनाने के बाद, एक मजबूत संगठन बनाने के बाद पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी उस तरह का चैलेंज देगी, उसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है इस चैलेंज के लिए? परविंदर जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल तैयार है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है, वो हर जगह प्रयास कर रही है। उसको एक बड़ी सफलता पंजाब के अंदर मिलती है, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी अपना अस्तित्व बनाने के लिए बड़ी मजबूती से और बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। जिस तरह मान साहब ने कहा, ये सारी 2024 की तैयारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर से, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे सुनील जाखड़ हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब जो हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो बड़े बड़े पुराने नेता हैं वो सब एक पार्टी में आ जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा हो सकता है 2024 में, लेकिन एक देश के लिए अपोजिशन का खत्म होना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छे देश के नेतृत्व के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए एक जो विपक्ष है उसका मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं पंजाब की स्थिति, पंजाब भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां की जो लोग हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको वहां के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया किसान आंदोलन की वजह से। तो इस वजह से वहां, क्योंकि वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और मेरे ख्याल से जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी, चाहे बिहार हो चाहे यूपी, नहीं, ये वाला जो एंगल है परविंदर जी, देखिए वहां पर अभी विधानसभा चुनाव की बात अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर से लेकर के बड़े बादल, छोटे बादल सब चुनाव हार गए। वो लोग तो किसान, वो तो किसान कानून पर उनका अलग रुख था ना, तो इसलिए वो बात मुझे लगता है कि एक अलग है। आम आदमी पार्टी की हवा थी और एक शानदार जीत मिली है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष का होना जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही आपने कही। मैं लौटता हूं आपके पास। रमणीक जी, आप कह रहे थे और इनकी परविंदर जी की बात पर जवाब भी देना चाह रहे थे, साथ में एक बात और जोड़ देता हूं। आपने कहा कि 2024 की तैयारी है। रमणीक जी, क्या इस तरह का ये ढांचा एक बड़ा गठबंधन बनाने के बाद, एक मजबूती पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकाली दल के साथ मिलकर के भी 2024 का चुनाव लड़ सकती है, ताकि बड़ी और कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को वहीं दिया जा सके और आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कोशिश कर रही है उसको एक झटका दिया जा सके? देखिए, दो चीजें समझने की बात है यहाँ पे। जो पंथिक वोट है वो एसजीपीसी का जो अकाली दल के साथ लिंक है, उसके चलते एक सर्टेन परसेंटेज जो वोट बैंक का वो हमेशा अकाली दल के साथ रहता है जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अकाली दल के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है और निरंतर लोग उनके पास आ रहे हैं, तो ये एक स्थिति ऐसी है, जो सेठी साहब कह रहे थे ना कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, तो पंजाब को भी एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री को फ्रैंकफर्ट में से, प्लेन में से डीप्लेन किया जाता है। उसके कारण ये होते हैं कि उन्होंने एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम किया होता है। तो वो ना सिर्फ पंजाब की तौहीन है बल्कि देश की तौहीन है। तो अगर हाँ, ये मामला प्रकाश में आया है, सच बात। अगर आप ऐसा नेतृत्व देंगे, अगर आप ऐसे लीडर देंगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद आप ये अपेक्षा करेंगे कि आपके सामने विपक्ष खड़ा ना हो, आपके सामने विपक्ष खड़ा भी होगा। और जरूर है, ये कायदा है, ये हमारा जो संविधान है बोलता है 5 साल में एक बार चुनाव होगा। तो जब 2027 में चुनाव होगा तब पंजाब की विधानसभा देखी जाएगी। और जमीन के ऊपर आज विपक्ष मजबूती से खड़ा है और इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना बेहतर है। आप ये एजेंडा अगर आप चेंज करें और आप कहें कि साहब हम 2024 के चुनाव के अंदर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना चाहते हैं, हम आपके पास जो प्रदेश है आप उनको संभालिए, जो आपके अधीन है उनके अंदर आप कानून व्यवस्था देखिए। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप एक एम्बैरेसमेंट क्रिएट करते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए। जो आप कहते हैं कि जी BMW
पंजाब में प्लांट लगाएगी। सो ये सब चीजें जो है ये ठीक नहीं है जी, और नेतृत्व के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कमी है, उसको आप ये दुरुस्त करें। और सबसे पहले जो आपके अपने किले हैं, आप अपने किलों को संभालिए। आप नए किले हिमाचल की और जो वादे किए हैं उसको परफॉर्म करके दिखाएं, ये बड़ी बात है। परफॉर्म नहीं, वादों के ऊपर तो जीरो है। सिर्फ आप यकीन मानिए, मेरे पास रोज सुबह 11 अखबार आते हैं, तो तीसरे चौथे दिन भगवंत मान का फुल पेज एडवर्टीजमेंट आता है कि साडा काम बोलता। अगर आपका काम बोलता है तो फुल पेज एड की जरूरत क्या है आपको? आपका तो काम बोलता है ना जी। तो बातें बहुत सारी हैं भाई, पर सच्चाई ये है कि एम्बैरेसमेंट है। जमीन के ऊपर आज की रेट में आम आदमी पार्टी लोगों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है। 2024 में उसका परिणाम मिलेगा। और अगर इतनी ही मजबूत होती तो कांग्रेस के और अकाली दल के नेता छिटक के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते, ना कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। जबकि सेठी साहब खुद कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी की खिलाफत थी। तो खिलाफत वाली पार्टी में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे आस है, वहां पे उम्मीद है, वहां पे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पंजाब को एक होप दिखती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को रियलाइज कर लीजिए सेठी साहब, बीजेपी आपके प्रदेश में, हरियाणा, इसमें पंजाब में ग्रो कर रही है एज अ क्रेडिबल। अच्छा, चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूं, परविंदर जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले एक बार शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा स्पेस दिया। मैं नाम ले लेता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ले सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले सकते हैं, ऐसे कई नाम हैं। और उसका भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती के लिए राष्ट्रीय राजनीति में, राज्यों की राजनीति में एक बड़ा फायदा उठाया और एक उनको जगह दी। ये बताइए कि कैप्टन अमरिंदर के आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जो ये मुहिम है कि वो मजबूती लाए, पंजाब में मजबूत हो, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, ये एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है। शैलेंद्र, देखिए, पंजाब का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर के आने से बीजेपी की जो जड़ें हैं जमीनी स्तर पर, उसमें और मजबूती आएगी। और हमने देखा है कि जनाधार वाले नेताओं का स्वागत बीजेपी करती है पार्टी में। और न केवल उन्हें पार्टी में जब परिस्थितियां बनती हैं, ऐसे कोई एक तरह से प्रस्ताव आता है या फिर कहीं से पहल होती है, तो उन्हें शामिल किया जाता है, बल्कि समय समय पर उचित जिम्मेदारी भी दी जाती है संगठन में और सरकार में। ये देखने को मिला है, तमाम कांग्रेस से आए नेताओं को जगह दी गई है संगठन में और सरकार में। और हम जानते हैं कि एक अलग दल बनाया था कांग्रेस से अलग होकर अमरिंदर सिंह के। तो निश्चित तौर पर पंजाब की रणनीति में एक तरह से कहें नई धार लगेगी कैप्टन अमरिंदर के आने से बीजेपी में। इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं। क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका एक तरह से इस पर पर्दा उठना थोड़ा उसमें समय लगेगा। हो सकता है कि उन्हें उनके एक तरह से कहें उनसे सलाह मशवरा कर पंजाब की आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी को एक और कद्दावर नेता मिलने वाला है। और हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में बहुत ज्यादा कद्दावर नेता बीजेपी के पास नहीं है, लिहाजा कैप्टन अमरिंदर का आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल फायदेमंद होगा। कितना फायदा मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फायदेमंद होगा, ये बात सही है। परविंदर जी, आपने विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात रखी, तो उस पर रमनीक जी ने कहा कि मजबूत विपक्ष तो पंजाब में भी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये आपने कही कि विपक्ष के नेता को भारतीय जनता पार्टी शामिल करा रही है। मैं आपसे पूछता हूं, लोकतांत्रिक ढांचे में कोई पार्टी का बड़ा नेता या कोई भी नेता दूसरी जगह कुछ खराब महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि यहां कुछ नहीं कर पा रहा है, वो किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाता है कि हम आपकी नीतियों, आपके सिद्धांतों को मान करके आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, वो कोई बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी उसको शामिल तो करेगी ना? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करेगी। मैं आपको बताऊं, चाहे आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही जी, जो पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता सब इंपॉर्टेंट है और सबको सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है और बड़े बड़े नेताओं का जो है अपनी सम्मान की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। एक बात और है, जो बड़े एस्टैब्लिश्ड नेता हैं उनको एक पॉलिटिकल एम्बिशन भी रखा जाता है कि वो देखते हैं कि सेंटर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके पास बहुत बड़ा स्पेस है, उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल सकती हैं, चाहे उनको कहीं का गवर्नर बनाया जाए या बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिल सकती हैं। तो जो नेता हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, तो आप कांग्रेस को मजबूत करने में अपना योगदान देते। ये नहीं है कि जब किसी पार्टी का या किसी का बुरा वक्त हो
उसको छोड़कर एक पावर वाली जगह में जाना, ये तो बड़ी आसान सी सिचुएशन है ये सभी के लिए। लेकिन पंजाब के अंदर जैसे विपक्ष की बात करी, उसका स्वागत है। आज की जो पॉलिटिक्स, आज की जो राजनीति है वो परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति है। जो पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो परफॉर्मेंस करेगी तभी नेक्स्ट टाइम आएगी। अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उसको जनता का जवाब देना पड़ेगा। जनता बहुत जागरूक है। पंजाब के अंदर अभी आम आदमी पार्टी आई है और वो बड़े अच्छे वादों के साथ, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चीजों के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो गरीब आदमी के, किसान के, मजदूर के, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए आई है। और अगर उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से होती है तो डेफिनेटली पंजाब में उनको रिपीट किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी तो उनको भी मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति है आज के समय। लेकिन परफॉर्मेंस देखा जाना है। रमनीक जी कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से रमनीक जी। दिलचस्प बात है सेठी साहब, देखिए मेरे को ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या उनके ऑफिशियल प्रवक्ता, मुझे पता नहीं है, पर मैं 2-3 बातें आपको वाज़ेह बता देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं परविंदर जी, समर्थक है, ठीक है। तो मैं 2-3 बातें वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में जिस प्रकार से निरंतर कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन के भेज रहे हैं, और दूसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तो ये एक कैंडिड एडमिशन माना जाए इनका कि वहां पे इन सरकारों ने अच्छा काम किया, केंद्र में केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आप हिमाचल में या आप गुजरात में जाके किस आधार पे कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे अच्छा काम नहीं हुआ, जबकि 4-4, 5-5 बार सरकारें चुन के आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए, ये विपक्षी पार्टी या चुनाव लड़ने वाली पार्टी का काम भी है, वो तो कहेंगे ही, है ना। हाँ, तो ये बात कहीं ना कहीं बिकम्स ऑक्सीमोरॉन ना, जो ये बात कह रहे हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, परविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन के पार्टियों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर या पैसे के देखिए एक बात बताएं, मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे देता हूँ। वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड के मेंबर की तरफ से शिकायत होने के बाद एसीबी कार्रवाई करती है, तो आप उसको कहेंगे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। ऐसे मामले गोवा देखिए, मध्य प्रदेश देखिए जी, एक बार ना थोड़ा सा थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। आपने कहा कांग्रेस पार्टी जमीन हो रही है, तो आप कौन सा जमीन गेन कर रहे हैं? नहीं, ये ना परविंदर जी आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये जो बात है ना कि केंद्रीय एजेंसियों से डरा करके या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके चीजें हो रही हैं, मैं आपको ये अभी बैठे बैठे कई मामले गिना सकता हूं। चाहे पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की बात हो, अमानतुल्लाह खान पर एसीबी की कार्रवाई की बात हो, शिकायत करते हैं तो क्या कार्रवाई नहीं की जाएगी? आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जहां पर डेफिनेटली मैं कहता हूं कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर वो गलत काम करता है, जाहिर सी बात है, चाहिए, लेकिन आप क्राइम कमिट नहीं कर सकते। अगर आप गलती करेंगे आपको भुगतनी पड़ेगी। चलिए, ईडी का डर दिखाकर सरकार को भाई आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, चलिए अपोजिशन पार्टी के लिए ये एक का जिसको कहते हैं ना कि एक फेस सेविंग भी होता है कि हमें डरा दिया। मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े नेता, क्या कैप्टन अमरिंदर को, गुलाम नबी आज़ाद को और भी बड़े बड़े नेताओं का नाम ले सकता हूं, उनका केंद्रीय एजेंसियों से क्या लेना देना? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो जो स्पेस मांग रहे हैं, जो सुधार मांग रहे हैं, वो उनको विपक्षी पार्टी में नहीं मिल रही है। वो वहां से निराशा लेकर के और उसके बाद दुखी मन से छोड़ रहे हैं, 5-5 दशक रहने के बाद छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। परविंदर जी आपका भी, रमनीक जी आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी। आप जब कैप्टन अमरिंदर ज्वाइन करेंगे तो आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये चर्चा जारी रहेगी इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी देश की राजनीति का पैटर्न है जिसको कई पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं। इसीलिए उनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेताओं तक निराशा हो रही है और वो कहीं और जगह तलाश रहे हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कांग्रेस में जो नए अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें क्या वही कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का।
अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने आपको बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस में चुनाव को लेकर, नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या होने जा रहा है। और ऐसे में जो कुछ होने जा रहा है उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब केवल नेहरू गांधी वाड्रा परिवार। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी कांग्रेस में संगठन के नाम पर चेहरा क्या सिर्फ राहुल गांधी ही हैं? पार्टी के अगले अध्यक्ष पद को लेकर 24 सितंबर तक नामांकन किया जाना है, और अगर एक से अधिक दावेदार होते हैं तो 17 अक्टूबर को वोट डाला जा सकता है। अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आते हैं एक से ज्यादा नाम तो 17 अक्टूबर को वोट। अब G23 से भी चुनाव की सुगबुगाहट बंद हो गई है। पहले बहुत बातें उन्होंने रखी वरिष्ठ नेताओं ने, यानी अब लग रहा है कि सर्वसम्मति वाला फॉर्मूला ही चलेगा। तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी चुनावी पचड़े से दूर रहने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि सर्वसम्मति का एक फॉर्मूला बना दो। राज्यों के PCC को कहा गया है कि गांधी परिवार पर विश्वास वाला और राहुल के नाम का प्रस्ताव पारित करके भेज दें। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात से तो राहुल को ही सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। उधर 17 दिन केरल में बिता लेने के बाद भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक पहुंचने वाली है। और कर्नाटक में कांग्रेस की अगर बात कीजिए तो वहां पर पार्टी अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो क्या संगठन कभी बाद में जोड़े जाएंगे? कर्नाटक में ही अगर देख लें तो उधर गोवा में कांग्रेस का विघटन हुआ और कई वरिष्ठ नेता फिर से कह रहे हैं कि संगठन को जोड़ने की तो ज्यादा जरूरत है भारत जोड़ने की तुलना में। इन सवालों को लेकर चलते हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास, जो हमसे जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये बात तो फिर वही आ रही है कि जिसे कहते हैं ना कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यानी कि कांग्रेस को अध्यक्ष के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है और प्रस्ताव पारित करवा करके और फिर से राहुल गांधी को ही बनाने का एक फॉर्मूला खोज लिया है CWC ने। लाल जी, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि हम लोग कम से कम इस दूरदर्शन के इस वक्त के प्रोग्राम में इस बात की चर्चा लगभग एक हफ्ते से हम लोग कर रहे थे जी कि कांग्रेस के सामने में विकल्प दो ही है, या तो वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन को सामने में लाए, जिसमें कई आप जब देख रहे थे कि G23 के लोग आनंद शर्मा हो या और दूसरे कद्दावर लीडर हो, तो डिमांड कर रहे थे कि भाई कम से कम आप डेलीगेट्स का मेंबर्स का नाम दीजिए, उसको सार्वजनिक कीजिए, और ये होते हुए दिखा नहीं। जी। तब से ये उम्मीद पक्का बन गया था कि उसके बाद यही होना था कि PCC से हर स्टेट्स में ये कहा जाएगा कि आप एक सर्वसम्मति वाला प्रस्ताव लाएं और उसमें वो गांधी परिवार के प्रति आपका विश्वास है और राहुल गांधी का आपने अनुमोदन किया है प्रेसिडेंट के लिए, ये एक प्रस्ताव बना के आप भेज दें। तो शायद वो चुनाव की जो झंझट से कांग्रेस बचना चाह रही थी वो साफ साफ सामने में अब आप दिखने लगा है। आज लेटेस्ट देखिए, अब सोनिया गांधी विदेश से आ गई हैं दिल्ली और राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो यात्रा में है।
तो अब सवाल ये है कि अब तक ये कहा गया था कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी जो है सीडब्ल्यूसी की कोई इस तरह के बाद उसके बाद कोई मीटिंग हुई नहीं थी, और उसके बाद ये कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी का भी कोई जो पुराने चेहरे हैं वही चेहरे हैं, उसमें सीडब्ल्यूसी में अभी वही लोग हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को सोनिया गांधी ने खुद बनाया है। आपको ये जानकारी होगी कि 22-23 साल से सोनिया गांधी जब से प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के रही है तब से सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ नहीं है। तो वो सारे पुराने चेहरे हैं, वही सारे पुराने लोग हैं जो कांग्रेस के इस परिवार के आजू बाजू में बैठे हुए हैं जी। तो ये बात अगर G23 के लोग कह रहे थे कि आप जब तक ये चुनाव जो इंटरनल डेमोक्रेसी की आप बात कहते हैं, जब तक आप AICC के चुनाव नहीं करेंगे, PCC के चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये बेईमानी होगी कि आप डेलीगेट्स की बात करेंगे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट की चुनाव की बात करेंगे जी। तो अब ये सामने में ये बात आप हम सबके सामने में ये बात अब दिखने लगी है बहुत क्लोजली कि अब अगर स्टेट का आप देख लीजिए कि कल पर जो राजस्थान का PCC ने अपना पूरा डेलीगेट्स के लिए यूनानिमस राहुल गांधी को चुन लिया, परसों छत्तीसगढ़ का चुन लिया, फिर गुजरात की बारी आई तो उसने भी चुन लिया, आज भी हो सकता है कि 1-2 स्टेट से और प्रस्ताव आ जाए। तो इस तरह से अगर स्टेट से ये PCC डेलीगेट्स जो चुनने हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जो उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, अगर वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव राहुल गांधी के लिए बना रहे हैं तो फिर चुनाव का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। फिर कोई आप ये देखेंगे कि कोई कैंडिडेट का सवाल नहीं होगा। तो 17 अक्टूबर जाना ही नहीं है राहुल गांधी, वहाँ से अगर भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटेंगे तो वो एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये बहुत ईजी तरीका मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने ढूंढ लिया है लाल जी। और बात अगर G23 की करें तो लगता है वो भी हार फार करके उन्होंने भी इस बात को मान लिया है क्योंकि जिस तरह से उनकी आवाज़ें उठीं, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ें अब उठनी बंद हो गई हैं। आपने पहले भी बताया था कि सोनिया गांधी के लौटने के बाद G23 के नेता शायद उनसे मिलेंगे और कुछ चर्चा करके कोई एक फार्मूला बनाएंगे, तो उस मुलाकात से पहले ही वो खामोश लग रहे हैं विनोद जी। लाल जी, एक तो अब वो G23 रहा नहीं, अब वो G23 G19 हो गई है, उसमें से 3 लोग तो पहले से जा चुके हैं। अब ये 19 जो है उसमें देखना है कि अब आनंद शर्मा पिछले 1 हफ्ते से लगभग खामोश हैं। मनीष तिवारी जो है अभी आर्टिकल लिख रहे हैं और कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। शायद आपको याद होगा कि डेलीगेट्स को लेकर मनीष तिवारी काफ़ी मुखर थे और वो बार बार इस बात के लिए कह रहे थे कि भाई जब तक आप डेलीगेट्स का नाम नहीं देंगे, लिस्ट नहीं देंगे, तो एक कैंडिडेट जो वो पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, एटलीस्ट उसको 10 डेलीगेट्स का नाम चाहिए जो उसके प्रस्तावक हो। और अगर उसके पास में वो लिस्ट नहीं है, वेबसाइट पे आप PCC के डेलीगेट्स का नाम नहीं डाला है, तो एक कैंडिडेट कहां से उस 10 नाम को ढूंढ पाएगा जो एक प्रस्तावक को अपने लिए अपने फेवर में जो कैंडिडेट होते हुए दिखेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि साफ साफ उस ये एक तरह से ये बातें गोलमोल की गई थी कि ये एक यूनानिमस जो कांग्रेस की परंपरा है, आपको याद होगा पिछले 50 साल में कांग्रेस में सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं। सोनिया गांधी के लिए एक चुनाव जो आप कह सकते हैं कि पहली बार वो जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे, तो वो एक चुनाव के बाद फिर कांग्रेस ने चुनाव देखा ही नहीं। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि वही परंपरा लाने की बात कही जा रही है कि यूनानिमस से एक सर्वसम्मति से हर स्टेट से वो डेलीगेट्स अपना राहुल गांधी के नाम पे प्रस्ताव भेज देंगे और उसके बाद कोई चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। अब ये बात जी जो 19 के लोग हैं उनको समझ में आ गई है कि उनके ये लाख प्रयास के बाद जो आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते करते, संगठन की मजबूत करने की बात करते, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले गए, अब वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना के खुद इलेक्शन लड़ने की कवायद कर रहे हैं। मनीष तिवारी और जो ये मुखर नेता है, आप देख रहे हैं कपिल सिब्बल उसी G23 के मुखर एक नेता में रूप में थे, तो वो छोड़ के समाजवादी पार्टी चले गए, आज उसके सांसद बन के पार्लियामेंट में हैं। तो ये स्थिति बनते बनते आप देखेंगे कि ये सारे G23 के लोग आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने को अपनी जगह बना के निकल लेंगे। लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस मतलब परिवार और परिवार मतलब गांधी, इससे इस समीकरण को अभी कुछ बदलाव उसमें होने वाला नहीं है। लाल जी, इससे इतर अगर बात कर लें, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं, बहुत सारे नेता ये उठा चुके हैं कि पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। तो जिस तरह से गोवा में विघटन हुआ, कर्नाटक में जिस तरह से कि संघर्ष है, गुटबाजी है, तो उसमें तो यही लग रहा है कि फिलहाल कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है कांग्रेस की। और क्या इस कॉस्मेटिक सर्जरी से इलाज होगा, स्वस्थ होगी कांग्रेस? लाल जी, आपको जहाँ तक याद होगा कि हम लोग जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी का PC था और PC हम लोगों ने भी उसी दिन से स्टोरी की थी। भारत जोड़ो यात्रा की हम लोगों ने कई स्टोरी की है। तो राहुल गांधी ने साफ किया था कि हमें भारत जोड़ो यात्रा का हम कोई लीड नहीं करते हुए जा रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं।
तो अब ये बड़ा सवाल ये है कि यह भारत जो जोड़ो यात्रा जो है उसका स्पॉन्सर कौन है, कौन है वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि इंडिया जो है वो टूट रहा है अलग अलग कोने में। तो आप ये देखिए कि ये सारे लोग जो है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो वामपंथी विचारधारा के, वो प्रगतिशील अपने को बोलते हैं। उनको लगता है कि ये जो भारत उनकी नज़र में वो जो भारत को देखना चाहते हैं वो भारत ऐसा भारत दिख नहीं रहा है। तो अब वो कैसा भारत देखना चाहते हैं, उनका परसेप्शन जो भारत देखने का है, क्या वही परसेप्शन से भारत दिखेगा या भारत के और कोई नैरेटिव्स हो सकते हैं? बिल्कुल। तो आप ये सारे तो वही होगा जो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आप उसमें देखिए वही कन्हैया कुमार हैं, वही योगेंद्र यादव हैं, वही अरुणा राय हैं, वो सारे लोग वही हैं जिनका भारत को देखने का अपना नजरिया है, जिनके नजरिए में वो कहीं से आरएसएस फिट नहीं बैठता है, बीजेपी फिट नहीं बैठती है। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व के साथ में राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। तो भारत जोड़ने की इस यात्रा में राहुल गांधी को अपना कितना ये मिलता है। वो केरल में उन्होंने 18 दिन समय दिया है और केरल में समय देने के उनके पीछे का एक मकसद था कि उनको लगा कि इसी बहाने, भारत जोड़ो के बहाने, वो कम से कम अपने संगठन के, अपने कार्यकर्ताओं को वहां कम से कम एक्टिव कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कम से कम लखनऊ आपको यूपी में नहीं दिखेगी। ये यात्रा यूपी में एक दिन की है, ये यात्रा जो है हिमाचल में नहीं है, ये गुजरात में नहीं है। तो ये माना जाएगा कि इसका डायरेक्शन कुछ और है और इस डायरेक्शन में राहुल गांधी भी एक बोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसको और थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूं कि कांग्रेस मजबूत तो तभी होगी जब वो अपने एजेंडे पर चलेगी। दूसरे के बनाए एजेंडे पर चल करके, जिनका आपने नाम लिया, वामपंथी संगठनों के एजेंडे पे चल करके कांग्रेस मजबूत होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए थे इस खबर पर। और आगे हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव की, और वो खुशनुमा बदलाव है। बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर में खुशनुमा बदलाव की। तो करीब 3 दशक के बाद कश्मीर में सिनेमा की फिर से वापसी हो रही है। ये एक बहुत खुशनुमा खबर कश्मीर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव। पुलवामा और शोपियां, वहाँ पर 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है। और ये जो सिनेमा हॉल हैं, ये उन इलाकों में हैं जहां पर आतंकवाद का गढ़ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इन दोनों जिलों में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का उद्घाटन कर दिया है। हिंदी सिनेमा का बेस्ट लोकेशन माना जाने वाला कश्मीर आखिर क्यों हुआ था फिल्मों से दूर, ये सवाल है। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता की वजह से कश्मीर में बंद हो गए थे सिनेमा हॉल, ये है उस सवाल का जवाब। लेकिन अब आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से बदले हुए हालात में कई शहरों में मल्टीप्लेक्स का हो रहा है निर्माण। 3 दशक तक आतंक का दर्द सह चुका कश्मीर अब इससे उबर चुका है और अब हर खुशी पर जश्न मनाता है कश्मीर और वहां के लोग। ये बदलाव का असर ही है कि कश्मीर में बड़े पर्दे पर सिनेमा की वापसी हो गई है। क्या कुछ कहा है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, पहले उन्हें सुन लेते हैं। प्रोजेक्ट हमने पुलवामा के यूथ के लिए समर्पित किया है। उसमें रूरल बीपीओ भी शुरू कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी शुरू कर रहे हैं, आज थिएटर भी आपने देखा और कैफे भी बना रहे हैं जहां जैसे लोग नौजवानों के साथ बैठ करके आनंद ले सकें। यूथ सेंटर भी बनाया। कोशिश एक जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि यहाँ के यूथ को कैसे नई तकनीक से लैस करके और ख़ास तौर से आईटी सेक्टर में अधिक से अधिक जॉब मिले
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वन स्टॉप सेंटर की तरह ये जो सेंटर हम लोगों ने बनाया है ये काम करेगा, ताकि सिविल सर्विसेज हो या जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा हो या IIT हो या नीट हो, उन सब में हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आ सकें। तो कई अच्छे बदलाव के बारे में बता रहे थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और आज जो हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कश्मीर में बदलाव की, वो उस बदलाव की है जो कि वहां पर सिनेमा के क्षेत्र में, क्योंकि करीब करीब 3 दशक से भी ज़्यादा हो गया जब वहां पर सिनेमा हॉल बंद हो गए थे और अब फिर से मल्टीपर्पस सिनेमा हॉल की शुरुआत हो रही है। हमारी संवाददाता रमा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। रमा, हमें अगर कहा जाए तो फिल्मों के नाम और गानों के, खूबसूरत गानों के नाम, लोकेशंस के नाम हम बहुत सारे गिना सकते हैं। फिल्म का तो कश्मीर की कली नाम से ही फिल्म थी और ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन बीच में उसको ग्रहण लग गया था। अब जाकर के इसकी फिर से शुरुआत हो रही है। कश्मीर की फिजा बदल रही है, कश्मीर का रंग बदल रहा है। वहां के लोग, क्योंकि आप कश्मीर अक्सर जाया करती हैं, वहां के लोग इस बदलाव को लेकर क्या महसूस करते हैं? देखिए, बेहद उत्साह है लालचंद्र। जिस तरह से आपने बताया है कि फिजा बदल रही है कश्मीर की लगातार, और एक नई चमक के साथ कश्मीर सामने आ रहा है, और जिस तरह का ग्रहण था वो सभी ग्रहण अब हट चुके हैं। और 32 साल के बाद इस तरह के सिनेमा हॉल की शुरुआत होना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ऐतिहासिक है। और इसे लेकर जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। काफी समय से उनकी मांग भी थी कि यहाँ पर एक होना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि कश्मीर देश के अन्य भागों की तरह होना चाहिए, कश्मीर अन्य देश के हिस्सों की तरह सुरक्षित है, तो ये जो अब लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ये सिनेमा हॉल वहां पर खुल गए हैं, ये अपने आप में उस पर मुहर लगाते हुए दिखाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 32 साल पहले यहाँ पर एक दर्जन भर के करीब सिनेमा हॉल्स थे जो आतंकी धमकियों की वजह से बंद कर दिए गए थे। 1990 में ये हुआ था और 1991 में ग्रेनेड अटैक एक सिनेमा हॉल पे किया गया था। उसके बाद से लगातार किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर सिनेमा हॉल यहाँ पर खोलने की और इस तरह की कवायद करने की। लेकिन 370 के हटने के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से वादा किया था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं 370 हटने के बाद जो है लोगों को संबोधित उन्होंने 8 बजे किया था और तब उन्होंने जिक्र किया था कि कश्मीर जो कि फिल्मों के लिए भी एक जन्नत कभी माना जाता था, अब वो फिजा दोबारा से वहां पर वापस आएगी। यहाँ पर शूटिंग शुरू होगी। फिर नई फिल्म नीति सरकार लेके आई और अब यहाँ पर जो ये मल्टीप्लेक्सेस खोलने का, सिनेमा हॉल खोलने का एक सिलसिला शुरू करने की बात कही गई है। 2 खोले गए हैं और वो भी ऐसी जगह में, पुलवामा में, शोपिया में, जो बेहद संवेदनशील माने जाते थे। लेकिन अब वहां पर जब हम सामान्य स्थिति की बात करते हैं, जब सुरक्षा की बात करते हैं, जब आम आदमी के हक की बात करते हैं, तो ये अब साबित हो जाता है इस कदम के बाद कि वो सभी चीजें, वो सभी दृश्य जो कहे गए थे वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। और ये उसकी जो है एक बेहद मजबूत निशानी कही जा सकती है, मजबूत बानगी कही जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस तरह के जो सिनेमा हॉल है वो हर जिले में खोले जाएंगे। श्रीनगर में इनॉक्स बनकर तैयार हो गया है, जहां पर 3 ऑडिटोरियम है, 520 सीटें हैं। और नई कश्मीर नीति आने के बाद जिस तरह से यहाँ पर फिल्म उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो न केवल यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि आप जैसे जानते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो एक दूसरे के अनुभव समझने का, संस्कृति को समझने का, जो विभिन्न घटनाक्रम है, जो विविधता है, उसके बारे में न केवल समझने का बल्कि एक रूप से शिक्षित करने का भी जागरूक होता है। जब हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं, जानकारी में इजाफा होता है, तो वो भी यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं कौशल विकास की दृष्टि से, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से युवाओं की युवा जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो फिल्म उद्योग है, या आप देख सकते हैं कि जो कश्मीरी युवा है वो एक्टिंग में या सिंगिंग में वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो उनको भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। तो अपने आप में आप देख सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इसे कहा जा सकता है। बड़ा बदलाव, और वो अब बड़े पर्दे पर भी दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा। निश्चित तौर पर जो कश्मीर है उसको जन्नत कहा जाता है, लेकिन बीच में धार्मिक कट्टरता ने और आतंकवाद ने उसी जन्नत को जहन्नुम बनाने का काम किया था। और अब एक बार फिर से कश्मीर सही मायनों में जन्नत बन रहा है और उसी की बानगी दिख रही है अब
बड़े पर्दे पर। तो इसी खुशनुमा बदलाव की खबर के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।